मीम बोलते हैं, कुछ लोग गठबंधन के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग जन स्वराज के बारे में बोलते हैं, और कुछ लोग निर्दलीय इंडिपेंडेंट की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं उसका दुरुपयोग कर रही है। गुलाम रसूल बलियावी साहब को एनडीए को छोड़कर, जब एनडीए को मैं तो ऑलरेडी छोड़ दूँ, अब उसमें तो वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ईंट के दामों को लेकर काफ़ी चर्चा है। पूर्व विधायक तौसीफ आलम उठाए हुए हैं पूरे ज़ोर शोर से। कल जमा खान मंत्री साहब से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले, लगातार कह रहे हैं कि ईंट में धांधली हो रही है। अब ये बात तो डीएम साहब तो खुद बता चुके हैं। डीएम साहब से वो मिले थे, तौसीफ आलम साहब। कहा जाता है किशनगंज के अंदर जो है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या कुछ और भी हो, उसमें जो है एक फिक्स प्राइस नहीं है सर, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1400, जैसा जैसा होता है सर। आपका सवाल सही है कि लेकिन एक सरकारी मैकेनिज्म होना चाहिए। दोस्तों मैं रज़ी अहमद, आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त जो है तमाम जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके अंदर जो है गुस्सा है, नाराज़गी है। वो इसलिए कि वक्फ कानून जब से आया है, पेश हुआ है, तब पहले अमेंडमेंट हुआ, फिर एक्ट बना, कानून है, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी किया और उसमें विरोध दर्ज कराया। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो इसी को लेकर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हैं उन्होंने चिट्ठी जारी करके विरोध दर्ज कराया और इसे गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है बात करने के लिए कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो वक्फ कानून के लिए ही उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और एक सत्ताधारी पार्टी में रहकर उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और यहाँ तक वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और इस्तीफ़ा भी दिया। उनसे हम बात करेंगे। सर, जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है और जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है खुल के मुखालफत का, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कहा है, किस तरह देख रहे हैं? निश्चित रूप से जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में जस्टिस BR गवई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ और जस्टिस जो अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने 20, 21, 22 मई को 3 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद फैसले को रिजर्व रखा है। तो ऐसे में जो है पोर्टल पर जो अपलोड करने का जो डेट जो है 6 जून से जारी करना, मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के दौरान ही जब पूर्व के बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब की खंडपीठ, जिसमें 3 जज थे, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KB विश्वनाथन, उसी वक्त सरकार के ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये हलफनामा दायर किया था, जब तक सुनवाई विचाराधीन है तब तक जो है सरकार 3 मामलों में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे डीलिस्टिंग ऑफ वर्क बाय यूजर्स, डी नोटिफिकेशन, या और जो है 2 नॉन मुस्लिम का सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेशन, और जो है तीसरा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर को लिमिट करना। तो इस पर स्वतः रोक है। और जो है ये तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसको एनडीए वालों ने नाम दिया है उम्मीद, जिसमें अंग्रेजी का शब्द UMEED, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून वक्फ के लिए बनाया गया है, मुसलमानों के लिए बनाया, क्योंकि वक्फ का ताल्लुक ज़्यादातर, अधिकतर 99% मुसलमानों से रहा है। तो ये नाम उम्मीद नहीं होना चाहिए, या ना उम्मीद होना चाहिए। और वक्फ कानून में ये प्रोविज़न है कि उसका जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसके 6 महीने के अंदर जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं उसको जो है अपलोड करना पड़ेगा उस पोर्टल पर, जिसका नाम है वामसी पोर्टल। वामसी पोर्टल जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पोर्टल है, WAMSI,
जिसका फुल फॉर्म होता है वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आप जब वो 6 तारीख से अनाउंस कर रहे हैं तो 6 महीने के अंदर सारे संपत्तियों को इस वामसी पोर्टल पर अपलोड करना है, और अपलोड करने के लिए आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जितनी भी वक्फ बाय यूजर्स हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में 4,20,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, ये वक्फ बाय यूजर्स के तहत आती हैं। उनका कोई रजिस्टर्ड डीड या डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे में वामसी पोर्टल में ये अपलोड, जब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं उसमें सबमिट करेगा तो वो अपलोड नहीं होगा। अपलोड नहीं होगा तो 6 महीने के बाद वो वक्फ की संपत्ति नहीं कहलाएगी। जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जुरिडिक्शन में है, उन्होंने सुनवाई कर ली है, फैसले को रिजर्व रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए। सर, क्योंकि आप भी पटिशनर है, आप भी पीएल दाखिल किए हैं, इस जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया इस तरह से, फिर जो पोर्टल आता है किस तरह दिख रहे हैं, ये क्या अवमानना है कोर्ट का? निश्चित रूप से अभी जो एनडीए सरकार है केंद्र की, आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से जो जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसका दुरुपयोग कर रही है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और चुनाव आयोग हो, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जब देश के लोगों की अंतिम उम्मीद वहीं से रहती है, उस पर भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। आप देखे होंगे जो सेंट्रल जो है अल्पसंख्यक, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सार्वजनिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही पब्लिक डोमेन में ये धमकी दिया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय पार्लियामेंट से जो पारित कानून है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसी तरह उसके एक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो झारखंड देवघर से आते हैं, उन्होंने खुद ये इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि सर्वोच्च न्यायालय देश में गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक जो है धमकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जो है, और इसके लिए निशिकांत दुबे पर जो है कोर्ट के अवमानना के लिए पिटीशन भी दिया गया है। जब बात अल्पसंख्यकों की चल रही है तो देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही है आए दिन, और अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं बलियावी साहब। क्या उम्मीदें हैं सर? बलियावी साहब बने हैं मॉब लिंचिंग। अब तो अभी तो वो जस्ट बने ही हैं, आगे वो किस तरह से उनका कामकाज रहता है उस पर न डिपेंड करेगा। अभी तो जस्ट गुलाम रसूल बलियावी साहब को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है। तो हम लोगों को उम्मीद है और मांग भी करते हैं कि मॉब लिंचिंग जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ के हितों की अवहेलना हो रही है तो ऐसे मामले को उनको संज्ञान में लेना चाहिए, इंसाफ दिलाना चाहिए। सर, आपकी एक मुहिम चल रही है अभी सीमांचल किशनगंज में, देखा जा रहा है खास के आप चलो गांव की ओर, लोगों से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। आपसे जब भी कई मीडिया वालों ने, कई प्रेस के साथियों ने सब सवाल किया कि आप किस पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो आपने कहा कि हम लोगों आवाम पे छोड़ रहे हैं, आवाम जो मैसेज देगी वो कन्वे किया जाएगा, बताया जाएगा। अभी तक जो घूम रहे हैं सर, देखा जा रहा है लोग भीड़ भी इकट्ठा हो रहे हैं, आपको भाषण भी दे रहे हैं, अपने कामों को बता रहे हैं, तो लोगों की तरफ से क्या इनपुट आ रहा है सर अभी तक? लोगों के तरफ से मिला जुला इनपुट आ रहा है। आप एक दिन मेरे साथ घूमिए तो अधिकांश ज़्यादातर लोग अभी आपके सामने में बैठे हुए हैं, कारी साहब। तो अभी भी मैंने उनसे पूछा, और भी 2 लड़के अभी आए हुए थे असूरा गांव से, कि आप जिधर जाएंगे हम लोग उधर हैं, जिस तरफ जाएंगे। क्यों एनडीए को छोड़कर, जब एनडीए को मैं तो ऑलरेडी छोड़ दिया हूँ, अब उसमें तो वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो छोड़ करके ज़्यादातर लोगों का वो है, कुछ लोग मीम बोलते हैं, कुछ लोग गठबंधन के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग जन स्वराज के बारे में बोलते हैं, और कुछ लोग निर्दलीय इंडिपेंडेंट भी जो है बोलते हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, और ज़्यादातर लोग कि आप जिस तरफ जाएंगे
हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग उधर ही होंगे। सर देखा गया है कि अभी जो है एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, पीएमसीएच ले गए, पीएमसीएच की लापरवाही की वजह से इल्ज़ाम लगा है कि उसकी मौत हो गई। किस तरह देख रहे हैं सर, पीएमसीएच में आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो रही है। एक यूट्यूबर मनीष कश्यप, उसको पीट दिया गया था। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक दलित युवती जिसके साथ जैसे सूचनाएं आ रही हैं कि गैंगरेप की घटनाएं हुई, और जब उनको पीएमसीएच पहुंचाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने सही रिस्पॉन्स नहीं लिया। डॉक्टर धरती पर लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन उनके तरफ से कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी बढ़ती गई, जिसके कारण उस बच्ची की मौत हो गई। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हमारे सीमांचल में खास के ईंट के दामों को लेकर काफ़ी चर्चा है। पूर्व विधायक तौसीफ आलम उठाए हुए हैं पूरे ज़ोर शोर से। कल जमा खान मंत्री साहब से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले, लगातार कह रहे हैं कि ईंट में धांधली हो रही। अब ये बात तो डीएम साहब तो खुद बता चुके हैं। डीएम साहब से वो मिले थे, तौसीफ आलम साहब माननीय पूर्व विधायक, उनको आवेदन भी दिए। डीएम साहब ने उनको स्पष्ट बता दिया। इससे पहले भी पूर्व के डीएम हिमांशु शर्मा के टाइम में भी ये मामला आया था। उससे बहुत पहले, उस वक्त मैं एमएलए नहीं था, संदीप कुमार पुटकल कट्टी जो डीएम थे, उस वक्त भी ये मामला आया था। तो जिला पदाधिकारी ने तो सब स्पष्ट कर दिया कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में नहीं आता है, इसलिए इनका दाम जो है डिमांड एंड सप्लाई पर जो है घट बढ़ होते रहता है। सर क्योंकि आप जनता के नेता हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है मेरा सर, क्योंकि हमारे एक साथी पत्रकार, वो भी उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो आपसे पूछना जायज़ है। एक्चुअली में सर देखा जाता है किशनगंज के अंदर जो है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या कुछ और भी हो, उसमें जो है एक फ़िक्स प्राइस नहीं है सर। कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1400, जैसा जैसा होता है सर। सीमांचल गरीब इलाका है, ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं, मगर यहाँ जो है कोई फ़िक्स रेट नहीं सर। फिक्स रेट, आप जो अल्ट्रासाउंड या कोई जांच हो या कोई डॉक्टर नर्सिंग होम है, वहाँ पर जो डॉक्टर है, वहाँ जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से फीस निर्धारित होता है। आप कोई नर्सिंग होम किशनगंज में जाएगा सीजेरियन में, तो उसको अलग अलग जो है नर्सिंग होम में अलग अलग पैकेज है। और जो आप फिर वही चले जाएंगे सिल्लीगुड़ी, न्योटिया वगैरह, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैकेज है। तो सुविधाओं के अनुसार वो जो डिफ़र करता है। ये आपका सवाल सही है कि लेकिन एक सरकारी मैकेनिज़्म होना चाहिए, रेट होना चाहिए। मिसाल देते लोग पूर्णिया पप्पू यादव सब किए हैं उसी तरह, लेकिन कहाँ कुछ हो पाया है। पप्पू यादव जी ने जो शुरुआत किए, तो उसका रिजल्ट तो फलाफल कुछ नहीं हो। अभी तो 4 दिन पहले पूर्णिया ही की मैं बात कर रहा हूँ, एक 22 साल का युवक जो है वहाँ ऑपरेशन कराया कोई मारी का, आज़ाद आलम, और ऑपरेशन 8 घंटे में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, और उसके बाद ही वो डेथ कर गया। उसके बदन में 7 ग्राम ही खून था। और जो है दूसरे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि उनके यहाँ वेंटिलेटर वगैरह नहीं था, तो उसको एक केस टेकअप नहीं करना चाहिए था, कर दिए, और फिर पेशेंट को ऐसे ही भेज दिए घर एम्बुलेंस करके। जब दूसरे दिन मुझे जानकारी मिली, मैं बात किया, सबको हरकाया। 1 लाख रुपये जो लिए थे नर्सिंग होम वाले, वो वापस कराए उनको। कोई मारी के आज़ाद साहब, मोहम्मद आलम साहब के साहबजादे, 22 साल का लड़का है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को। बिहार की राजनीति, वक्फ कानून और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने जवाब दिया। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद।